अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दो अहम चीज़ों के हवाले से। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 दुबई पहुंच चुके हैं, जहां ये दुबई एयर शो में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ साथ सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इंडिया के LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी दुबई में पहुँच चुके हैं। और उसके अलावा इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ में कुछ मॉइस्ट या जो नक्सल वहाँ मिलिटेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने इंडियन पर्सनल्स पर रेड की है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स का नुकसान हुआ है। इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात कर ले हम दुबई एयर शो की। दुबई एयर शो होगा नवंबर के महीने में ही, और इसमें चाइना, पाकिस्तान और इस जैसी बहुत सी दूसरी कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़। ये बुनियादी तौर पर अपने एरोस्पेस इंडस्ट्री से रिलेटेड मुख्तलिफ इक्विपमेंट को वहाँ पेश करेंगी, जहाँ इसका मकसद पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का एक एक्सपोजर होगा, ताकि दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आए होंगे वो अपनी एयर फोर्सेस के लिए इनमें से चीज़ों को देख सकें, चीज़ों को परख सकें। और ओबियसली जो मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं उनको भी एक दूसरी राइवल कंपनीज़ की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता लगता है, या ये पता लगता है कि दुनिया किस हद तक पहुँच चुकी है, कहाँ पहुँच चुकी है और हमें मुस्तकबिल में क्या क्या प्लान्स करने हैं अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पहुँच चुके हैं दुबई में, और इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान, जबकि चाइना इस दफ़ा अपने L-15 एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी दुबई लेकर गया है। यहाँ सरप्राइजिंगली LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी इंडिया की तरफ से भेजे गए हैं। 3 एटलीस्ट LCA तेजस एयरक्राफ्ट दुबई पहुँच चुके हैं। इससे पहले दोस्तों होता क्या था कि अगर एक एयर शो में, यानी कि एक दुबई एयर शो में एक दफ़ा GF-17 गया है तो उसमें तेजस नहीं जाता था, और जिस दुबई एयर शो में तेजस जाता था वहाँ GF-17 थंडर नहीं भेजा जाता था। ये एक रस्साकशी एक वक्त में टूटती हुई नजर आई 2016 में, जब एक ही वक्त में F-17 और तेजस एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो का हिस्सा थे। लेकिन 2012 में GF-17 थंडर गया, फिर 2021 में जो रिसेंट दुबई एयर शो हुआ था वहाँ तेजस था। GF-17 थंडर ने आई थिंक हिस्सा नहीं लिया था, ये 2021 का था, ये 2020 का जो दुबई एयर शो हुआ था उसमें। तो ये रस्साकशी पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के दरमियान चलती रहती है कि अगर एक एयर शो पर पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट चला गया है तो फिर इंडिया नहीं भेजता, और अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट चला गया है तो पाकिस्तान नहीं भेजता। लेकिन ये रस्साकशी बाल आखिर दोबारा एक नए सिरे से ख़त्म इस तरह हुई है कि एक ही एयर शो में GF-17 और LCA तेजस एरोबैटिक्स का मुजाहरा करेंगे, और दूसरा इनकी टेक्नोलॉजी का दुनिया के सामने एक्सपोजर होगा। मुख्तलिफ जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इनको करीब से परख सकेंगे। यहाँ मैं बताता चलूँ कि 3 GF-17 थंडर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे दुबई में, जिनमें से एक GF-17 ब्लॉक 3 जबकि 2 GF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट होंगे। GF-17 ब्लॉक 3 को मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिक डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा, और यहाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो नए वेपन सिस्टम्स इसके साथ इंटीग्रेट किए गए हैं वो भी यहाँ में देखने को मिलें। यहाँ GF-17 की एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोशन इम्कान मौजूद हैं, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को एक रिप्लेसमेंट को तौर पर पिच किया जाता है, यानी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि कम कीमत है, और उसके अलावा ये 4.5 जनरेशन की कैपेबिलिटीज़ आपको फराहम करता है, और उसके साथ साथ ये पुराने सेकंड और थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट को बगैर किसी पाबंदियों को मद्देनज़र लाते हुए आपको रिप्लेस करने में मदद देता है। यानी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट अगर आप लेते हैं, या अगर आप कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट लेते हैं जिसमें मेजर अमेरिका या यूरोपियन स्पेयर पार्ट्स मौजूद होते हैं या उनका इंजन मौजूद होता है, तो आपको वो एयरक्राफ्ट ख़रीदने के साथ साथ उनकी पाबंदियाँ भी लेनी पड़ती हैं, उन पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ती है। वो पाबंदियाँ हो सकता है कुछ इस तरह की हों जिससे आपके मुल्क को कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत सी पाबंदियाँ ऐसी भी होती हैं जो आपके मुल्क की दिफा पर असरअंदाज ज़रूर होती हैं। इस चीज़ को पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जिन्होंने अमेरिकन F-16 लेकर अच्छी खासी पाबंदियों को झेला हुआ है। और इसी तरह की मुश्किलात दुनिया की बाकी कंट्रीज़ भी फेस करती हैं। उनमें इराक सर फहरिस्त एक मुल्क है, इजिप्ट आपके सामने सर फहरिस्त मुल्क है, इस जैसे बहुत से कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान और चाइना यहाँ बुनियादी तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास बहुत पुराने सोवियत इरा के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, या चाइना के पुराने A5 और J7 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनकी रिप्लेसमेंट के लिए GF-17 ब्लॉक 3 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसकी कामयाबी इसी चीज़ पर ही मुनहसर करती है कि किस तरह पाकिस्तान और चाइना इफ़ेक्टिवली इसकी PR कैंपेन करते हैं, क्योंकि इससे पहले PR कैंपेन के नाम पर पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की कारकर्दगी कोई बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रही है। सो इस वजह से यहाँ पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को अपनी PR कैंपेन को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना होगा। दूसरा बात कर लेते हैं
तो इंडिया की रियासत छत्तीसगढ़ जो कि इंडियन बंगाल के एरिया के नज़दीक ही पड़ती है, यहाँ नक्सल मिलिटेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। नक्सल बुनियादी तौर पर मॉइस्ट मिलिटेंट्स हैं जो कि कम्युनिस्ट सोच को लेकर आते हैं और अपनी कम्युनिज्म की सोच में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम समझे जाते हैं। इसी के चलते ये इंडियन गवर्नमेंट की उस लेजिटिमेसी या इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी को नहीं मानते। इनके रिसेंटली कुछ क्लैशेस हुए हैं वहाँ की इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ। अब यहाँ 2-3 थ्योरीज हैं। एक तो ये कि बाकायदा इंडियन आर्मी के साथ वहाँ क्लैशेस हुए हैं, दूसरा ये कि इंडियन बीएसएफ या इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ वहाँ इनकी झड़पें हुई हैं। और यहाँ 2 एरियाज़ का नाम लिया जा रहा है। पहला एरिया तो बताया जाता है कि सुकमा का एरिया है जहां गन फाइट हुई है इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की मॉइस्ट मिलिटेंट्स के दरमियान, और दूसरा एरिया बताया जाता है कानकर का। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ की रियासत में मौजूद हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 इंडियन सोल्जर्स मरे हैं इस तमाम कार्रवाई में। और कनकर के एरिया में यहाँ तक कहा जाता है कि 2 आईईडी ब्लास्ट भी हुए हैं। और ये नक्सल मिलिटेंट्स की तरफ से बहुत बड़ा ब्लो समझा जा रहा है इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस को। और अभी तक जिन मिलिटेंट्स ने कार्रवाई की है उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। इंडिया की जो वहाँ की मुकामी गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ की, वो इसे एक इंटेलिजेंस फेलियर कह रही है, जबकि स्टेट मीडिया इस तमाम सिचुएशन को छुपा रहा है। मैं यहाँ इस बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें इंडियन पैरामिलिट्री का सोल्जर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में मौजूद है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस तस्वीर को भी देख सकते होंगे। जबकि जो इंडिया का स्टेट मीडिया है या उसके अलावा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो इस पूरे के पूरे वाक़े पर इस वक्त पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो ज़्यादातर इंडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं वो या तो एंटी पाकिस्तान या एंटी चाइना है, और इसी बुनियाद पर वो इस तमाम वाक़े को ढांपने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।